हेलो, वेलकम टू किरोशा नर्सिंग क्लासेज। किरोशा एकेडमी के हिमाचल प्रदेश के असिस्टेंट नर्सिंग स्टाफ के लिए जो अपना एमसीक्यू सेशन है, उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एंड सत्कार। मैं प्रफुल्ल चौहान एक बार से फिर आपके सामने ऑनलाइन लाइव सेशन जो कि हिमाचल प्रदेश के रिगार्डिंग एमसीक्यू सेशन है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स एंड पीवाईक्यू से रिलेटेड। आगे पहले भी अपन ने बता दिया है कि पोस्ट है 312 यानी 312 पोस्ट है। अच्छा आंकड़ा है, एग्जाम का पैटर्न है, उससे रिलेटेड अपन ने सेपरेट वीडियो बना चुके हैं और नीचे लिंक में आपको वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का अपना क्लास स्टार्ट करने से पहले आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमेशा। एग्जाम जब आपके पास में 3 मंथ इतना टाइम बचा हो, तब आप एक पावरफुल स्ट्रेटेजी के साथ में अपनी प्लानिंग के साथ में गोल को अचीव कर सकते हैं। इसी के साथ में किरोशा एकेडमी लेके आया है आपके लिए बेहतरीन टेस्ट सीरीज एमसीक्यू क्रैश कोर्स प्लान है, वो आपको ऐप के अंदर मिलेगा। ऐप में विजिट कीजिए, किरोशा एकेडमी ऐप को प्ले स्टोर पे जाके जरूर डाउनलोड करें और अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करें। ठीक है, तो आज का अपना इंपोर्टेंट एमसीक्यू सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जितने भी डी नर्सिंग ऑफिसर क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मात्र 399 के अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है और इसी के साथ में 299 यानी मात्र 3000 में आपको ये स्पेशल एमसीक्यू क्रैश कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, द फर्स्ट वन एमसीक्यू आपकी स्लाइड के ऊपर है। ऑलरेडी अपन ने 30 एमसीक्यू कर ली है। आज का अपना नेक्स्ट एमसीक्यू केयरफुली रीड कीजिएगा, क्या पूछ रहा है अपने से एमसीक्यू। व्हाट इज द एसेंशियल रोल ऑफ द नर्स। देखिए, इस टाइप के एमसीक्यू भी एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। वहां पे आपका आईक्यू लेवल भी चेक किया जाएगा कि ऐसी बात नहीं है कि हर एक चीज आप जो बुक से पढ़े वो ही एज इट इज वहां पे आपको एमसीक्यू एग्जाम के अंदर मिले, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, आपका एप्टीट्यूड लेवल भी चेक किया जाता है कि आपका प्रायोरिटी पेशेंट को कैसे देंगे, किस टाइप के पेशेंट को कैसे हैंडल करना है, आपको कैसी परिस्थिति के अंदर आपको कैसे अपने आप को शांत रह के अपनी सिचुएशन को हैंडल करना है, ये सारी चीजों के रिगार्डेड एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज एन एसेंशियल रोल ऑफ द नर्स। नर्स की एक आवश्यक भूमिका क्या है, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। ऑर्गेनाइजेशन बैंक लोन, क्या बैंक लोन का ऑर्गेनाइजेशन बैंक वाले करे, हम नर्सिंग वाले क्यों करें। कुकिंग पेशेंट मील्स, ये अपना काम नहीं है। ठीक है, डायग्नोस्टिक कैंसर केसेस, ठीक है, डायग्नोसिस करना ये भी नर्सिंग स्टाफ का काम नहीं है। ठीक है, केयर करना जरूर नर्सिंग स्टाफ का। एक बार डायग्नोसिस हो गया उसके बाद में ट्रीटमेंट जो अपन करते हैं वो अपन करते हैं, पेशेंट्स का केयर अच्छे से अपन करते हैं, लेकिन कहीं पर भी डायग्नोस्टिक अपन नहीं करते हैं। तो ये भी हो गया गलत। पीछे क्या रहा अपना, रोगी की देखभाल या फिर प्रायोरिटी देना किसको, पेशेंट की केयर को, हमेशा याद रखना। जब पहले की शताब्दी के अंदर अपन ये पढ़ते थे कि अपनी प्रायोरिटी रहती थी डॉक्टर का जो ऑर्डर है वो फॉलो करना, लेकिन रिसेंटली अब ये चेंज हो चुका है। अब अपनी प्रायोरिटी क्या रहेगी, प्रायोरिटी क्या रहेगी डियर, प्रायोरिटी रहेगी ओनली फॉर पेशेंट केयर। ठीक है ना, इसके साथ नो कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, फर्स्ट वन इज द प्रोवाइडिंग पेशेंट केयर एंड प्रोफेशनल केयर। ठीक है ना, और मेंटेन आईपीआर करना। ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को क्या करोगे आप, मेंटेन करना है। स्टैंडर्ड ऑफ केयर में इंप्रूवमेंट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू, ए पब्लिक हेल्थ कैंपेन। ठीक है, एक पब्लिक हेल्थ कैंपेन टू इम्प्रूव कम्युनिटी हेल्थ बाय प्रमोटिंग पर्सनल क्लीनलीनेस विच आउटकम वुड इंडिकेट सक्सेस सच एज ए कैंपेन। यानी एक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान व्यक्तिगत स्वच्छता को बढ़ावा देकर सामुदायिक स्वास्थ्य में सुधार करने का लक्ष्य रखता है। ऐसे अभियान की सफलता का कौन सा परिणाम संकेत करता है, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। पहले, हायर एवरेज इनकम इन द इम्यूनिटी, समुदाय में औसत आय में वृद्धि है। बिल्कुल, इनका जो आपका इकोनॉमिक लेवल है वो डिपेंड करता है, लेकिन उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना कहीं भी सही नहीं रहेगा। रिडक्शन इन द इंसिडेंस ऑफ हाइजीन रिलेटेड इलनेस,
स्वच्छता संबंधी बीमारियों की घटनाओं में कमी। देखिए पर मेंटेन हाइजीन करना, हाइजीन मेंटेन करना, क्लीनिनेस करना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बीमारियों को कम करती हैं, ठीक है ना। जितनी ज्यादा आप स्वच्छता रखेंगे, जितना आप जो है हैंड हाइजीन है, आपका जो स्टेराइल टेक्निक है, ठीक है ना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बीमारियों को क्या करती हैं, ये कम करती हैं, ठीक है ना। तो रिडक्शन इन द इंसिडेंस ऑफ हाइजीन रिलेटेड इलनेस, यानी स्वच्छता संबंधी बीमारियों की घटनाओं में कमी, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, अपना राइट आंसर रहना चाहिए। नेक्स्ट है इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जनसंख्या में वृद्धि रेट, ये कहीं भी नहीं रहेगा। निवासियों के लिए परिवहन लागत में कमी, ये अपना काम नहीं है, ठीक है। तो ये बेस्ट आंसर क्या चला जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो इस तरह से आपको क्या करना है, एग्जाम के अंदर एमसीक्यू को केयरफुली रीड करना है। देन क्या पूछ रहा है, सबसे पहले एमसीक्यू आपको क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है। समझ में आने के बाद में देन आप कोशिश कीजिए कि उसका अच्छे से आंसर करें। नेक्स्ट एमसीक्यू केयरफुली रीड कीजिएगा। द मोस्ट कॉमन साइट फॉर ए बिनाइन पेप्टिक गैस्ट्रिक अल्सर इज, यानी सोबी पौष्टिक में गैस्ट्रिक अल्सर के लिए सबसे सामान्यतः स्थान, यानी विच प्लेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है ना। सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन जो है आपका, वो क्या रहने वाला है, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये जो बेसिक सा अगर आपका, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो कर्वेचर है, ठीक है ना, इस पर, ठीक है ना, कौन सा, स्टोमक का, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टोमक का को अपन क्या बोलते हैं, लेसर कर्वेचर। ये सबसे ज्यादा क्या रहता है, मोस्ट कॉमन गैस्ट्रिक अल्सर की साइट रहता है, नॉट फॉर ए ग्रेटर कर्वर, नॉट फॉर ए फंडस, ठीक है ना। तो ये आपके कार्डियक से लेके ठेठ जो पाइलोरिक स्पिंडल तक यहाँ पे जो लेसर कर्वेचर है, ये बेसिक सा यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, मोस्ट कॉमन साइट, ठीक है ना। तो आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। ओके, ठीक है, चलता है नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। बिल्कुल नियर द एंट्रम, ठीक है ना, नियर द एंट्रम। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पीस ऑफ द पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के लिए जो अपन प्राप्त करते हैं, एक होता है डोफिंग एंड दूसरा रहता है डोनिंग, ठीक है ना। जो पीपी किट पहनने का जो प्रोसेस रहता है, दिस इज कॉल्ड डोनिंग, एंड जो वापस रिमूव करने का जो प्रोसेस रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डोफिंग, ठीक है ना। डोनिंग में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले हैंड वॉश करते हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, हैंड वॉश, याद रखना। हैंड वॉश के बाद में अपन क्या करते हैं, गाउन पहन, ठीक है। गाउन के बाद में अपन क्या पहन सकते हैं, जो आपका आई ग्लासेज है या फिर सीड है, वो पहन सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में अपन क्या कर सकते हैं, मास्क, ठीक है ना, याद रखना। उसके बाद में अपन मास्क एंड देन फाइनली इज द ग्लव्स, और यही रहेगा आपका। वापस जब डॉपिंग हो जाता है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, रिमूव करेंगे आप ग्लव्स को, देन मास्क एंड फाइनली आपका गाउन, ठीक है ना। ये फिर अपन हैंड वॉश करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या रहनी चाहिए आपकी, आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। और अपने से क्या पूछा गया है, द फर्स्ट पीस, ठीक है ना, फर्स्ट पीस है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, गाउन, ठीक है ना। तो गाउन कहाँ पर है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या रहेगा अपना यहाँ पे, राइट आंसर चला जाएगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं, डाउनिंग प्रोसेस की, ठीक है। तो आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। Which of the following are the main objective of a well baby clinic? निम्नलिखित में से वेल बेबी क्लिनिक के मुख्य जो घटक हैं या उद्देश्य हैं, वो कौन कौन से हैं।
सबसे पहला है कि टू कंडक्ट द सर्जिकल प्रोसीजर फॉर कंजेनाइटल कार्डियक डिफेक्ट, ठीक है ना। तो ये जो अपने से पूछ रहा है कि जन्मजात हृदय दोषों के लिए शल्य चिकित्सा प्रक्रिया प्रदान करना, ये कभी भी वेल बेबी क्लिनिक पे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इसका ये अपन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है ना, वहां पे अपन कंडक्ट करते हैं। बी ऑप्शन टू ट्रीट acutely ill children with severe infection and hypersensitivity reaction, ठीक है। then सी ऑप्शन अपने पास में टू फोकस ऑन प्रिवेंटिंग हेल्थ केयर, ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड इम्यूनाइजेशन फॉर द हेल्थ चिल्ड्रन। देखिए गाँव के अंदर भी अपन सब सेंटर की बात करूं, मैं पीएससीबी में बात करूं, तो वहां पे इम्यूनाइजेशन को लेके सबसे ज्यादा प्रमोट किया जाता है, न्यूट्रिशनल स्टेटस को लेके सबसे ज्यादा, हाइजीन को लेके सबसे ज्यादा, और जो भी वैक्सीनेशन है। तो कहीं पर भी आपका बी ऑप्शन भी, क्योंकि हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन अगेन क्या रहता है, हाई लेवल का, ठीक है ना, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। बेबी क्लिनिक ये आपका सबसे बेस्ट रहेगा टू फोकस ऑन द प्रिवेंसिंग हेल्थ केयर, ग्रोथ मॉनिटरिंग, ठीक है ना। ग्रोथ मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जैसे एट बर्थ है 2.5 से लेके 3.5 जो एट बर्थ रहता है, ठीक है ना। 3 किलो 2.5 से लेके 3 किलो नॉर्मल बर्थ वेट है, तो 6 मंथ में वो क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए, 1 ईयर पे ये ट्रिपल होना चाहिए, एंड 2 ईयर पे ये 4 टाइम्स इंक्रीज होता है, ठीक है ना। हेड सरकमफेरेंस, चेस्ट सरकमफेरेंस है, तो ये सारी चीजें जो अपन पढ़ते हैं 33 से लेके 35 है, और एक रहता है 30 से लेके 33 सेंटीमीटर, ठीक है ना, हेड एंड चेस्ट सरकमफेरेंस। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या चला जाएगा, सी ऑप्शन क्या चला जाएगा अपना राइट आंसर। डी ऑप्शन की मैं बात करूं, टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड केयर फॉर ए चिल्ड्रन विद ए क्रॉनिक कंडीशन लाइक ए ब्रोंकियल अस्थमा एंड सीओपीडी, ये सारे के सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, या फिर जो जो मेडिकल कॉलेज है, जैसे एम्स है, या फिर आपके बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो जिनके ऑथराइज करती हैं, 2-2 हजार के बेड रहते हैं वहाँ पे स्पेशलाइज जो कार्डियक डिपार्टमेंट पूरा अलग होता है, न्यूरो अलग होता है, रेस्पिरेटरी अलग होता है, वहाँ पे सबसे ज्यादा बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा, न कि बेबी क्लिनिक पे। बेबी क्लिनिक यानी सरफेसली जो आपको मोटा मोटी तौर पे बोले तो फर्स्ट एड के जैसे ही मान सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि बेबी का वेट है वो प्रॉपर अपन देख सकते हैं कि प्रॉपर बढ़ रहा है, या मॉनिटरिंग जिसको कह सकते हैं, ठीक है ना। अगर कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो उसके लिए आप अपना हाई अथॉरिटी से उनको भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन लगे तो, लेकिन फर्स्टली प्रायोरिटी ये रहेगी कि आपको वो मॉनिटरिंग करना है। वैक्सीनेशन है वो इजीली हर सब सेंटर है, पीएससी है, बेबी क्लिनिक है, वहां पे हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो ग्रोथ मॉनिटरिंग है ओपन कर सकते हैं। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए शॉप नोट इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पेशेंट केयर, ठीक है ना। सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, असाइनमेंट है, पेन है, ये सारा का सारा शॉप के अंदर अपन क्या करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। बिल्कुल सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, असेसमेंट है एंड प्लान, ठीक है ना। ये सारी चीजें यानी ओपन क्या बोलते हैं, तो इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड, ठीक है, जिसमें सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, असेसमेंट है, प्लान है, ये सारा का सारा किसमें रहेगा आपका, नॉट फॉर ए नैरेटिव रिपोर्ट, डिस्चार्ज समरी, ओनली फॉर प्रॉब्लम ओरिएंटेड, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन क्या चला जाना है यहाँ पे, राइट आंसर चला जाना चाहिए, प्रॉब्लम ओरिएंटेड इज द करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, which organization formally defined health as a state of complete physical, mental, social well-being at not merely absence of disease। देखिए जब अपन ने नर्सिंग में एडमिशन लिया था फर्स्ट ईयर के अंदर ही अपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा था हेल्थ की डेफिनेशन, हेल्थ की डेफिनेशन, ठीक है ना। तो ए स्टेट ऑफ ए कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड वेल बीइंग, नॉट मेनली अब्सेंस ऑफ ए डिजीज, ठीक है ना।
तो ये अपन ने हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ी थी किसके अकॉर्डिंग, याद रखिए अकॉर्डिंग WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू WHO की स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948। ठीक है, तो ये चीजें आपको किस में दिख रही हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रीमेबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इट्स कैरेक्टर, एंड सी ऑप्शन अपने पास में है वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएटेड इन द डिक्लेरेशन ऑफ जिनेवा। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, WHO का जिनेवा के। ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या चला जाना चाहिए अपना यहाँ पे, बिल्कुल जिन्होंने भी यहाँ पे ए ऑप्शन दिया है, सॉरी बी, सी ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन यहाँ पे पढ़ा ना अपने पास में ऑलरेडी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रीमेबल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन क्या चला जाएगा अपना राइट आंसर चला जाएगा, क्योंकि सी के अंदर क्या है, वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन है, तो ये गलत हो जाएगा। जिनेवा तो सही है, लेकिन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो अपन ने बात की WHO, तो ए ऑप्शन क्या चला जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा, नॉट फॉर ए सी, करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट MCQ, all of the following are the characteristics of a true experimental research except, तो देखिए क्या रहेगा, मैनिपुलेशन, रेंडमाइजेशन, जनरलाइजेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या चला जाएगा, देखिए अपने को बहुत अच्छे से पता है कि मैनिपुलेशन होता है, रेंडमाइजेशन भी होता है, कंट्रोल भी रहता है, लेकिन कहीं पर भी जनरलाइजेशन नहीं रहता है। तो एक्सेप्ट का ये MCQ है, सी ऑप्शन क्या रहेगा अपना यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट MCQ, ए पेशेंट विथ एक्यूट ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर। ठीक है, एक पेशेंट क्या है, एक्यूट ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर। ठीक है, तीव्र अस्थायी साइकोटिक विकार वाला रोगी संभवतः प्रदर्शित कर सकता है में तो देखिए ऐसे में जिसका ऐसे पेशेंट को है उसमें क्या रहेगा, डिस्टर्बेंस ऑफ स्लीप। ठीक है ना, ऐसे पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है, सबसे बड़ी डिस्टर्बेंसेस ऑफ द स्लीप। ठीक है ना, ये सबसे बड़ा ट्रिगर करेगा यहाँ पे। नॉट फॉर ए इम्प्रूव फोकस कर ही नहीं सकता, स्ट्रॉन्ग मसल्स कहाँ से रहेगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेगा पेशेंट, जितना ज्यादा स्ट्रेस में रहेगा उतना ज्यादा आपका बॉडी और फिजिकल भी डिक्रीज होने लगेगा। इंक्रीज हंगर नहीं रहती है ऐसे पेशेंट के अंदर, डिक्रीज रहती है, ना भूख नहीं लगती है। ठीक है ना, लेकिन बी ऑप्शन क्या रहेगा आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है ना, इसमें यही तो लिखा है कि तीव्र अस्थायी साइकोटिक विकार वाला रोगी संभवतः क्या प्रदर्शित करता है, तो इंप्रूवमेंट कैसे करेगा, फोकस में तो इंप्रूवमेंट नहीं करेगा ऐसा पेशेंट, साइकोटिक का जो पेशेंट है। स्ट्रॉन्ग मसल्स भी यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे, और इंक्रीज यानी भूख में वृद्धि नहीं रहता है, कहीं ना कहीं लैक ऑफ एपेटाइट। ठीक है ना, भूख में क्या रहती है, इनको कमी रहती है, भूख नहीं लगती है इतनी। तो बी ऑप्शन क्या चला जाएगा अपना राइट आंसर। बिल्कुल ऐसे पेशेंट को प्रॉपर नींद नहीं आती है, इसलिए पेशेंट को एंटी डिप्रेशन दी जाती है, एंटी एंजाइटी दी जाती है, और प्रॉपर स्लीप के लिए नींद की गोलियां भी दी जाती हैं, जिससे वो क्या हो, एंजाइटी नहीं हो उनको किसी भी तरह से, और ये बिल्कुल पेशेंट शांत रहे और ज़्यादा उनको डिप्रेशन में नहीं जाए, ना वो मैनिया में जाए। तो कुल मिला के पेशेंट को काम एंड शांत करना है, तो डिस्टर्बेंस इन द स्लीप से प्रिवेंट करना है ऐसे पेशेंट को। तो बी ऑप्शन क्या चला जाएगा राइट आंसर। All of the following are the main function of water in the human body. Give me this answer कीजिएगा, लेकिन क्या है एक्सेप्ट। देखिए एग्जाम के अंदर एक्सेप्ट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछने लग गए हैं आजकल, तो आपको एक्सेप्ट के सॉरी जो MCQ है एक्सेप्ट जहां पर भी दिखे वो बिल्कुल आपको क्या करना है, अच्छे से रीड आउट करना है। एग्जाम के अंदर जो एक्सेप्ट है वो बकायदा क्वेश्चन गलत करवाते हैं। ठीक है ना, जल्दबाजी में रहते हैं लेकिन नहीं पढ़ते हैं, और वहीं पे अपन क्या कर लेते हैं, गलती कर देते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन फंक्शन ऑफ द वाटर इन द ह्यूमन बॉडी एक्सेप्ट। देखिए इसमें से वाटर अपनी बॉडी का 60% जो पार्ट है वो वाटर है बिल्कुल, लेकिन जो मेन फंक्शन क्या रहता है, अगर मैं बात करूं न्यूबॉर्न बेबी का तो 80 से लेकर 90% भाग क्या रहता है आपका वाटर रहता है, लेकिन जब एडल्ट की मैं बात करूं तो 60% यहाँ पे वाटर। लेकिन अपने से क्या पूछा गया, ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिशन, बिल्कुल वाटर न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी के अंदर। रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट, ये भी बात बिल्कुल सही है, नहीं तो अगर आप पानी प्रॉपर नहीं इंटेक करेंगे तो कहीं ना कहीं किडनी पे ज्यादा लोड रहेगा, क्योंकि
वो क्या करता है, जो एक्सक्रीशन, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या करता है, यूरिन के द्वारा बाहर निकालने का काम करता है। अगर पानी कम पियोगे तो इकट्ठा रहेगा और कहीं ना कहीं किडनी इफेक्ट कर सकता है, आपका क्रेडिन लेवल क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। इसलिए पानी आपको प्रॉपर कम से कम 2 से 3 लीटर एक हेल्दी पर्सन को, एक एडल्ट को लेना ही चाहिए, ठीक है ना, पर डे। इनटेक करना चाहिए। प्रोवाइडिंग एनर्जी और रेगुलेटिंग, हाँ टेम्परेचर को बिल्कुल रेगुलेटिंग करता है, ठीक है ना। लेकिन प्रोवाइडिंग एनर्जी, तो ये तो आपके जो फैट हैं, जो कार्बोहाइड्रेट है, जो प्रोटीन्स, ठीक है ना, वो करते हैं, न कि पानी, ठीक है ना, वाटर नहीं करता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा अकॉर्डिंग दिस एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस correctly explain the difference between the subjective and objective in the healthcare contents, ठीक है। सब्जेक्टिव डाटा इज ओनली यूज फॉर द ये ऑप्शन अपने पास में है कि सब्जेक्टिव डाटा इंक्लूड साइन दैट कैन बी द मेजर्ड, तो ये तो हो गया आपका गलत। सब्जेक्टिव डाटा इज ओनली यूज फॉर डायग्नोसिस एंड ऑब्जेक्टिव डाटा इज ओनली यूज फॉर ट्रीटमेंट, ऐसा कोई रोल नहीं है। सब्जेक्टिव डाटा इज रिकॉर्डेड बाय द नर्स, विल ऑब्जेक्टिव डाटा इज रिकॉर्डेड बाय द डॉक्टर, ऐसा भी कोई मुझे नहीं लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सीधी सी बात है, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा से रिगार्डेड अपन ने बहुत बार एमसीक्यू एग्जाम के अंदर भी बहुत बार आया हुआ है और अपन ने यहाँ पे किया भी है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन शायद कटा हुआ है, देखिए इसमें डी ऑप्शन होगा, लेकिन मेंशन नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। क्योंकि सब्जेक्टिव डाटा की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सब्जेक्टिव डाटा यानी जो पेन है, पेन को कभी अपन मेजर नहीं कर सकते, नोजिया है, वोमिटिंग है, ठीक है ना, नॉट मेजरेबल, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव डाटा को अपन क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जितने भी वाइटल साइंस हैं वो सारे के सारे अपन क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो वो सारे का सारा किसके अंदर रहता है, आपका ऑब्जेक्टिव के अंदर, ठीक है ना। ये तीनों के तीनों तो क्या हो गए, गलत हो गए। तो डी ऑप्शन क्या चला जाएगा, आपका राइट आंसर चला जाएगा। सीधी सी बात है, अगर मैं बात करूं पेशेंट्स की, अगर फीलिंग्स है, ठीक है ना, अगर पेशेंट्स की फीलिंग्स है, ठीक है ना, तो पेशेंट एक है कि पेशेंट क्या सोच रहा है, क्या अपन उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। पेशेंट को फील हो रहा है कि उसको नोजिया हो रहा है, पेशेंट को क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, क्या अपन इस चीज को मेजरमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो वो क्या रहेगा, सीधी सी बात है, नॉट मेजरेबल। कितनी बारी एमसीक्यू ये अपन करवा चुके हैं। तो नॉट मेजरेबल यानी सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव यानी जो अपन क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। सीधी सी बात है, ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जर्वेशन, यानी उसको अपन क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, टेम्परेचर को अपन मेजरमेंट कर सकते हैं, पल्स रेट को मेजरमेंट कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपन हार्ट रेट है, ये सारी चीजें, पल्स है, वो अपन क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन पेशेंट का जो अपन क्या फील कर रहा है, पेशेंट को कितना पेन हो रहा है, पेशेंट को नोजिया है, तो ये सारी चीजें अपन क्या नहीं कर सकते, फीलिंग्स क्या है उसको अपन मेजरमेंट नहीं कर सकते। ये बेसिक सा डिफरेंस रहता है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। The probable complication to be the monitored by the nurse or a patient with क्वाड्रीप्लेजिया। देखिए नर्वस सिस्टम यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वॉल्वमेंट। क्वाड्रीप्लेजिया यानी जो पैरालिसिस, पैरालिसिस टू ऑल फोर लिम्स, ठीक है ना, चारों खाते चित होना, यानी जो आपके जितने भी फोर लिम्स हैं वो
इनमें पैरालिसिस देखने को मिलता है कंप्लीटली, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रिप्लेजिया, ठीक है। तो ये आपके अबाउट T6 लेवल इंजुरी जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है ना, अबाउट T6 लेवल। दिस इज कॉल्ड ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके ब्लेडर के अंदर भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है ना। नॉट फॉर ए कार्डिक, नॉट फॉर ए कोलेडोकोलिथिया स्टोन का प्रॉब्लम, नॉट फॉर रिनल स्टोनिस, पीछे क्या रह गया अपना ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या चला जाएगा? बिल्कुल T6 से लेवल, ठीक है ना, अबाउट T6 से लेवल यानी ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए पेशेंट प्रेजेंट विद येलोविश ऑफ द स्किन एंड आईज, ठीक है, which liver function is the most directly related to the symptom। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं जो लीवर है, लीवर में अगर येलोविश की जहां पर भी बात दिखती है, सीधी सी बात है बिलुरुबिन लेवल क्या हो गया है, इंक्रीज है, ठीक है ना। येलोविश स्कैन, process in excretion of the bilirubin, absorption of the dietary fats, not for a production of the digestive enzyme, not for regulation blood glucose level। तो पीछे क्या रहा अपना 43 के अंदर अपन अगर मैं बात करूं तो क्या रहेगा, ई ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिलुरुबिन लेवल जहां पर भी दिखे आपका राइट आंसर क्या चला जाएगा, येलोविश डिस्कलेशन ऑफ द आई। मेनली कहाँ देखने को मिलता है, आई वाले पार्ट के अंदर, और लीवर यहाँ पे अफेक्टेड रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर पेशेंट बाइल डक्ट, ठीक है ना, बाइल डक्ट के कैंसर के पेशेंट में भी सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है ना, वहां पे भी बिलिरुबिन लेवल है वो सीवियर इंक्रीज देखने को मिलता है। ऐसे में पेशेंट क्या करता है, डेथ कर जाता है, और उसका कोई ट्रीटमेंट भी अभी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर फॉर्मिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द पेशेंट चाइल्ड बॉन्डिंग। निम्न में से कौन सा माता पिता और बच्चे के बीच के बंधन का निर्माण और मजबूत करता है, ठीक है ना। सीधी सी बात है, फिजिकल अटैचमेंट सबसे ज्यादा जो न्यूबॉर्न बेबी रहती है उनको सबसे ज्यादा अपने मदर एंड फादर के साथ, स्पेशली मदर के साथ में जो फिजिकल टच है, जो स्किन टू स्किन टच है, वो सबसे ज्यादा क्या करता है, बच्चा है उसको सिक्योर फील करवाता है, क्योंकि 9 मंथ के अंदर वो बिल्कुल मदर के जब गर्भ में रहता है, ठीक है ना, तो गेस्टेशनल पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा बॉन्डिंग रहती है स्किन टू स्किन टच की। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद में भी उन बच्चे को सबसे ज्यादा स्किन टू स्किन टच जो है वो सबसे ज्यादा हेल्प करता है। और अपन ऐसा पढ़ते भी हैं कि हाइपोथर्मिया के अंदर पेशेंट को, बच्चे को सबसे ज्यादा जो इफेक्ट रहता है कंगारू मदर केयर में भी वही रहता है, स्किन टू स्किन टच, ठीक है ना। तो ये सबसे ज्यादा बॉन्डिंग है, बेस्ट रहेगी मेरे हिसाब से। तो ए ऑप्शन क्या चला जाएगा, सबसे बेस्ट आंसर चला जाएगा। नॉट फॉर ए प्रोवाइडिंग एक्सपेंसिव टॉयज एंड गिफ्ट, इतना बच्चे नहीं समझते हैं कि ठीक है एक बार के लिए खुश हो सकते हैं, लेकिन जो बॉन्डिंग है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या रहेगी, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट। फॉलोइंग ए स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉर ए फीलिंग एंड स्लीपिंगनेस, ये इतना नहीं है। एनरोलिंग द चाइल्ड मल्टीपल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, इतना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट डज एन आइडिया नर्स पेशेंट रेशियो एंश्योर, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा, क्या रहेगा। एक आदर्श नर्स रोगी अनुपात क्या सुनिश्चित करता है, एक्स्ट्रा टाइम ड्यूटी कभी नहीं करेगा। नर्स ऑब्सेशन, ये भी नहीं करेगा। नर्सों की अनुपस्थिति, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। डिले डिस्चार्ज, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। पीछे क्या, क्वालिटी केयर, ठीक है ना, याद रखना क्वालिटी केयर सबसे सर्वोत्तम सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, फर्स्ट प्रायोरिटी है। सी ऑप्शन क्या चला जाएगा अपना, राइट आंसर चला जाएगा। तो ये अपन ने आज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखे हैं। एग्जाम के अंदर इस टाइप से एमसीक्यू पहले भी पूछे गए हैं, और अभी भी एग्जाम जो आपका आने वाला है, फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म फिल कर दीजिए। और फीमेल कैंडिडेट्स ही यहाँ पे एलिजिबल रहेगा, और 45 ईयर एज यहाँ पे रहती है एज,
उसके साथ में और रिलैक्सेशन जो भी होगा, ठीक है। तो फॉर्म फिल कर दीजिए। और मूल निवास है वो बिल्कुल बोनाफाइड जो है वो क्या है आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है ना। तो इससे पहले भी अपन ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं हिमाचल प्रदेश वैकेंसी के अंदर। तो अभी भी अपन बहुत अच्छे से विद प्लानिंग के साथ में, टेस्ट सीरीज के साथ में, जो एक्सपेंसिव जो भी आपके सिलेबस रहेगा उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्रेश कोर्स है, थ्योरी है, वो सारा का सारा ऐप के अंदर आपका सेट मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ में आज का अपना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर दिस सेशन। अब फिर मिलेंगे अपन एक धमाकेदार सेशन के साथ में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।